हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। मैथ की क्लास में आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान कैसे करते हैं, और अगर कोई आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया गया है तो उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक फॉर्म में किस तरह से लिखते हो आप। आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स निकलेंगे उनके नेचर की बात की जाएगी, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया गया है तो उसके रूट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। आइए बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हम लोगों ने एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहली क्लास में माना था, जिसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखा था। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की थी, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की थी। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन था आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हमसे कह रहे हैं कि इसका रूट बताइए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होंगे। तो हम लोग पहले समझें कि रूट का मतलब क्या होता है ना। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है कि यहां जो चर है उसकी वैल्यू कितनी है, उसके कितने अधिकतम संभव मान यहां मिल सकते हैं। अगर हमसे यह कहा है कि इसके रूट बताइए, इसके रूट्स बताइए, इसके मूल बताइए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल क्या है, तो पहले हम लोग रूट की बात करेंगे। रूट्स एक्चुअली होता क्या है। अब रूट की जब हम लोग बात करेंगे तो रूट्स का मतलब होगा, मूल का मतलब होगा कि जो चर है उसके अधिकतम संभव मान कितने हैं, चर के अधिकतम संभव हल कितने हैं। तो चर आपका क्या है? यक्स। तो यक्स के अधिकतम संभव मान, अधिकतम संभव मान, ये इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कहलाएंगे, है ना। अब यक्स के अधिकतम मान की बात जब हम लोग करेंगे, किसी चर के, किसी इक्वेशन में चर का अधिकतम संभव मान कितना निकल सकता है, तो हम लोग देखेंगे कि चर की अधिकतम घात कितनी है। तो चर के अधिकतम संभव मान कितने होंगे? जितने चर की अधिकतम घात होगी। तो यहां यक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो यक्स के अधिकतम संभव मान हो गए 2। अधिकतम संभव मान आपको मिल गए 2। चर यक्स के अधिकतम संभव मान आपको 2 मिल गए। तो जो अधिकतम संभव मान मिलेंगे चर के, वही मूल कहलाएंगे। तो मूल आपको क्या कितने मिल गए? यहां पर रूट्स आपको मिल गए 2 रूट्स यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिल रहे हैं आपको। अब इन रूट्स को मान लेते हैं। पहला रूट्स मान लिया अल्फा और दूसरा रूट्स मान लिया गया बीटा। ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, और वेरिएबल के मैक्सिमम मान जितने होंगे वो 2 होंगे, और जो वेरिएबल के मान होते हैं वही रूट कहलाते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अधिकतम संभव मूल 2 हो सकते हैं। पहले मूल को हम लोगों ने मान लिया अल्फा और दूसरे मूल को हम लोगों ने मान लिया बीटा। आगे हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ रूट की। नेचर ऑफ रूट की बात करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति की बात करते हैं। मूलों की प्रकृति की बात करते हैं। जो मूल हम लोगों ने देखा, इस मूल की प्रकृति क्या होगी। अब मूल की जो प्रकृति है, इसको जानने के लिए हमें इस मूल को निकालना होगा। ये मूल जो आपके हैं, ये मूल आपको निकालने होंगे। अब मूल को निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व हम लोग यहां करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, स्क्वायर मेथड से। स्क्वायर मेथड यहां पर थोड़ा सा आप सीखिएगा। हम इस इक्वेशन को चेंज करेंगे और स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, और वहां से यक्स के मान निकालेंगे, और यक्स के जो मान होंगे वही मूल होंगे। यक्स का पहला मान अल्फा होगा और दूसरा मान बीटा होगा। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा। अब मूलों की प्रकृति के लिए हम अपने इक्वेशन को लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है
और हमने कहा कि इसे सॉल्व करेंगे हम स्क्वायर मेथड से। स्क्वायर मेथड से जब कोई भी इक्वेशन सॉल्व किया जाता है तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसे 1 किया जाता है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। स्क्वायर मेथड का पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो, द्विघात समीकरण को आप सॉल्व कर रहे हो, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसे आप 1 करोगे। ठीक, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करोगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करने का मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसी से पूरे इक्वेशन को भाग दे दोगे। तो अब आप चेंज करोगे, पहला काम करोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, बी एक्स को भी ए से डिवाइड कर दोगे, सी को भी ए से डिवाइड कर दोगे और 0 को भी ए से डिवाइड कर दोगे। सबको आप ए से डिवाइड कर दोगे। इतनी कहानी जब आप करोगे तो इसे आप सरल कर लें तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन चेंज होके आ गया। इक्वेशन आपका आ गया, द्विघात समीकरण अब आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब हम लोग जब इक्वेशन चेंज कर दिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 कर दिए, अब यक्स का गुणांक लिखते हैं। अब यक्स का गुणांक लिखते हैं। अब यहां यक्स का गुणांक हम लोग देखते हैं कि यक्स का गुणांक हमको मिला क्या। यक्स का कोफिशिएंट देखते हैं। तो यक्स का कोफिशिएंट हमारा है, यक्स के साथ जो गुणा है चिन्ह के साथ उतार लेते हैं, तो यक्स का कोफिशिएंट है बी बाई ए। तो यक्स का कोफिशिएंट हमको मिल गया बी बाई ए। ठीक, अब यक्स के कोफिशिएंट, यक्स का जो गुणांक है इसका आधा करते हैं, मतलब 2 से डिवाइड करते हैं इसको, और इसका स्क्वायर करते हैं। फिर कोई वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को निकालते हैं। तो यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग करते हैं। तो यक्स का गुणांक है आपका b बाई ए, इसको 2 से डिवाइड करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करने के बाद हमको मिलेगा b अपान 2a का होल स्क्वायर, ये आपको मिल गया। तो यक्स का गुणांक हमने निकाला। अब यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग किया तो हमको जो वैल्यू मिली वह मिली b अपान 2a का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम जो इक्वेशन चेंज किए थे इस फॉर्म में, इसमें 2 टर्म है, एक तो अचर पद है c बाई ए और एक यक्स के टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स। यक्स के टर्म में इसको जोड़ेंगे और अचर पद के टर्म में से इसको घटाएंगे। अचर पद में से घटा देंगे और यक्स वाला जो पद होगा उसमें इसको जोड़ दिया जाएगा। तो देखते हैं, यक्स वाले पद में जोड़ते हैं, अचर पद में से इसको घटा देते हैं। तो यक्स वाले में जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए, अचर पद इसमें से घटा देते हैं भाई इसको, माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप किसी टर्म को जोड़ेंगे घटाएंगे तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां आप जोड़ना घटाना दोनों काम किया। अचर पद से आपने घटा दिया, यक्स के टर्म में जोड़ दिया। अब यक्स का टर्म होल स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगी और अचर पद को सरल कर लेते हैं। अब ये होल स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगी तो जिसका जिसका घात 2 है उसको लिख लेते हैं। यक्स की घात 2 है तो यक्स को लिख लेते हैं। अब b बाई 2a की घात 2 है तो b बाई 2a को लिख लेते हैं। फिर यक्स का चिन्ह देख लेते हैं, यक्स का चिन्ह प्लस है तो बीच में प्लस लगा देते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सरल कर लेते हैं तो ये हो गया आपका c अपान ए प्लस माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब इसको सिंपल करते हैं, दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं। तो ये हो गया आपका x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर आपका एलसीएम हो जाएगा, आपका हो गया 4ac माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यही ना हो गया। अब ये जो अचर पद का टर्म है इसे दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये जो निगेटिव वाला टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। ठीक, जब दूसरी तरफ गया भाई तो निगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाला निगेटिव हो गया। अब हम लोग यहां का स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड में अंडर रूट लग जाएगा। अब स्क्वायर हटाइए और दूसरी साइड में अंडर रूट की बात कीजिए। अब यहां से हम लोग अगर स्क्वायर हटा दें तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर, इसका अंडर रूट, और अंडर रूट लगेगा तो प्लस माइनस के साथ लगेगा। यही ना हो गया। अब देखें, अब ये हो जाएगा x प्लस बी अपान 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ जो टर्म है उसको भी दूसरी साइड में भेज दीजिए। अब x के साथ जो टर्म b अपान 2a है उसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये वैल्यू निकल के आई। अब एक बार प्लस लोगे तो x की पहली वैल्यू निकलेगी, एक बार माइनस लोगे तो x की दूसरी वैल्यू निकलेगी। तो x की दो वैल्यू निकल के आई। x इक्वल टू, अब देखें यहां 2a अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो x की पहली वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और x की दूसरी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो x की दो वैल्यू आपने निकाल ली, पहली वैल्यू प्लस के साथ और दूसरी वैल्यू माइनस के साथ। आपने शुरू में कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वही रूट होगी, तो x की जो वैल्यू निकली है यही तो मूल हो गए। अब पहली वैल्यू पहला मूल हो गया और दूसरी वैल्यू दूसरा मूल हो गया, तो पहली वैल्यू जो आई इसको अल्फा मान लेते हैं और दूसरी वैल्यू जो आई उसे बीटा मान लेते हैं। तो जो मूल आपके हैं वो पहला मूल जो आपका अल्फा निकला था, तो अल्फा की वैल्यू जो निकल के आई वो आई माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये भाई अल्फा निकल के आया आपका पहला मूल। दूसरा बीटा, बीटा की वैल्यू आएगी आपकी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये आपका बीटा निकल के आया। तो अल्फा और बीटा ये दोनों आपने निकाल लिया। अल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली और बीटा की वैल्यू आपने निकाल ली। ठीक है। अब जब दोनों रूट आपने निकाल लिए, अब दोनों रूट के नेचर की बात कर लेते हैं। नेचर की बात करते हैं इन दोनों रूट की। अब इन दोनों रूट के जब नेचर की बात आप करोगे, इन दोनों रूट के नेचर की बात जब आप करोगे, इनके नेचर की बात करते हैं। इनके नेचर की बात की जाए, इनका नेचर अब देखो यहां पर किस पर डिपेंड होगा। अगर किसी भी इक्वेशन में
कहीं भी आपको अंडर रूट आ गया तो अंडर रूट ही बताएगा कि नेचर क्या होगा। आप देखें यहां अंडर रूट आ गया आपका, अंडर रूट में है क्या, b² - 4ac। अब अंडर रूट में अगर किसी संख्या का ऋण मान है तो उस अंडर रूट को हम लोग निकालना नहीं सीखे हैं, उसे हम लोग काल्पनिक मानते हैं, इमेजिनरी मानते हैं, नॉट रियल मानते हैं। तो अगर b² - 4ac निगेटिव हो गया तो हमें रूट का वास्तविक मान नहीं मिलेगा, लेकिन b² - 4ac अगर पॉजिटिव हो गया तो हमें रूट का वास्तविक मान मिलेगा, और b² - 4ac अगर 0 भी हो गया तो हमें रूट का वास्तविक मान मिलेगा। तो इसका मान मतलब जो भी निर्भर करेगा वो b² - 4ac पर निर्भर करेगा। तो b² - 4ac ही हमको बताएगा कि जो आप रूट निकाल रहे हो यह रूट रियल है कि नॉट रियल है। अब ये जो b² - 4ac है इसे एक नाम देते हैं d और पढ़ते हैं विविक्त कर, पढ़ते हैं विविक्त कर, इसे विविक्त कर पढ़ते हैं। अब d की 3 वैल्यू हो सकती है, d के 3 वैल्यू हो सकती, या तो d पॉजिटिव होगा, ठीक, पॉजिटिव d का मतलब d > 0 होगा, है ना, पॉजिटिव d का मतलब d > 0 होगा, मतलब b² - 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब b² की वैल्यू 4ac से ज्यादा होगी, यही ना मतलब। यहां एक मतलब इसका और होगा, मतलब b² की वैल्यू पहली कंडीशन 4ac से ज्यादा होगी, यह भी मतलब हुआ ना। जब ये कंडीशन आएगी तब जो आपका रूट होंगे, रूट्स रियल होंगे, रूट्स आपके रियल होंगे, वास्तविक होंगे। यहां पर रूट आपके रियल मतलब वास्तविक होंगे, ठीक। दूसरा d की वैल्यू 0 हो सकती है, d की वैल्यू 0 हो सकती है। d की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या कि b² और 4ac इक्वल हैं, b² और 4ac इक्वल हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि रूट अब की बार भी रियल्स होंगे, रूट अब की बार भी रियल होंगे, वास्तविक होंगे। तीसरी कंडीशन ये होगी, तीसरी कंडीशन ये होगी कि जब d आपका निगेटिव हो, d निगेटिव का मतलब d की वैल्यू <0 है, d की वैल्यू <0 का मतलब अब की बार b² 4ac से छोटा होगा, b² 4ac से छोटा होगा। इस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो आपको काल्पनिक मिलेंगे, रियल नहीं मिलेंगे। अब की बार रूट्स जो होंगे वो नॉट रियल रहेंगे, वास्तविक नहीं रहेंगे, वास्तविक नहीं रहेंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो इस तरह से विविक्त कर हम लोग देखेंगे। विविक्त कर से हम नेचर ऑफ रूट की बात करेंगे कि रूट आपका रियल है कि नॉट रियल है, ठीक है। अब रियल और नॉट रियल के अलावा इक्वल और नॉट इक्वल की भी बात की जाती है कि रूट आपके बराबर हैं कि बराबर नहीं हैं। अब देखें पहली वाली कंडीशन में दोनों रूट अलग अलग होंगे, तो यहां रूट रियल होंगे लेकिन असमान होंगे। यहां एक पॉजिटिव के साथ होगा और एक निगेटिव के साथ होगा। यहां रियल होंगे लेकिन असमान होंगे, इस बात को यहां याद रखिएगा, आगे और काम करेंगे। यहां रियल होंगे और असमान होंगे, असमान होंगे। शून्य वाले में रूट रियल होंगे और समान होंगे, इक्वल होंगे,
और जब ये रियल ही नहीं है तो उनकी इक्वलिटी की कोई बात करेंगे ही नहीं। तो इस तरह से हम लोग नेचर ऑफ रूट को जज कर सकते हैं विविक्त कर से। कोई भी इक्वेशन हो उसका विविक्त कर निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। अगर डी आपका पॉजिटिव है तो जो आपके मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। डी अगर आपका 0 है तो मूल आपके वास्तविक होंगे और समान होंगे। डी आपका अगर निगेटिव है तो रूट जो आपके होंगे वो नॉट रियल होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इस पर, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो और मूल पूछा जाए कि मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, नेचर बताइए मूल की प्रकृति बताइए। अब क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आपका है 5√2x² प्लस 7x माइनस √2 इक्वल टू 0। ये कोई इक्वेशन आपको दिया गया, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया। यहां आपसे नेचर ऑफ रूट पूछ रहा है, मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, नेचर ऑफ रूट पूछ रहा है। नेचर ऑफ रूट से बताइए, मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति बताइए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करना होगा। अब जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या होता है, सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे रिलेट करने का मतलब जो x² का गुणांक है उसे ये मानो, और जो x का गुणांक है उसे b मानो, और जो अचर पद है उसे c मानो। ये मतलब हुआ इसके रिलेट करने का। तो x² का जो गुणांक है इसे a माना जाएगा, तो a क्या हो गया 5√2, b क्या हो गया 7, और c क्या हो गया -√2। अब हम लोग d की बात करेंगे, विविक्त कर निकालेंगे। मूलों की नेचर ऑफ रूट के लिए हम लोग d निकालते हैं, हमेशा विविक्त कर की बात करते हैं। तो d जब निकालेंगे तो d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, ये d का वैल्यू होती है। अब a b c आपको मालूम है, इसमें रखिए आप। तो d की वैल्यू आपको ये मिल गई b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac आप निकालिए। अब b² माइनस 4ac जो आपका होगा, b की वैल्यू है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है आपकी 5√2 और b की वैल्यू है -√2। ठीक है, अभी हो गया d इक्वल टू 49। यहां पर देखो भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, बाकी कोई बात ही नहीं, और आपका ये हो जाएगा 20। तो d इक्वल टू हो गया 69, और 69 कैसी वैल्यू हो गई, पॉजिटिव वैल्यू हो गई, पॉजिटिव वैल्यू हो गई। तो d बड़ा हो गया 0 से। इसका मतलब क्या हो गया कि d ग्रेटर देन 0 है, और d जब ग्रेटर देन 0 होता था तो मूल कैसे निकलते थे, वास्तविक निकलते थे और असमान निकलते थे। तो जो आपके मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, रियल होंगे, और असमान होंगे। मूल आपके रियल होंगे और नॉट इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, असमान होंगे। इस तरह से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके विविक्त कर से मूलों के नेचर की बात कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि मूलों में कुछ और भी रिलेशन होते हैं। अब हम लोग बात आगे करते हैं कि मूलों के कुछ और भी रिलेशंस होते हैं, उन रिलेशंस की बात हम लोग कर लेते हैं।
अब मूलों में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देख के कुछ रिलेशंस होते हैं। मूलों के रिलेशंस, दो रिलेशंस की बात करते हैं मूलों के, एक मूलों के सम की, एक मूलों के मल्टीप्लिकेशन की, एक मूलों के गुणन की, एक मूलों के योग की। ये भी दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप लिखते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिखते थे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही ना। यहां पर पहला मूल अल्फा जिसकी वैल्यू आपने निकाली थी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा मूल आपका था बीटा जिसकी वैल्यू आप निकाल के आए हो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब दो प्रॉपर्टी की बात हमने की मूलों की, एक तो मूलों का सम, दूसरा मूलों का गुणन। एक तो मूलों का योग, दूसरा मूलों का गुणन। अब मूलों के योग की बात करो, अल्फा प्लस बीटा की बात करो। जब मूलों के योग की बात करोगे, अल्फा प्लस बीटा की बात करोगे, तो ध्यान से देखो 2a आपका एलसीएम हो जाएगा, है ना। और ये प्लस माइनस है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, प्लस माइनस घट के 0 हो जाएंगे और माइनस माइनस मिलके माइनस 2b हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस बी बाई ए। तो जो मूलों का सम हो गया ये हो गया माइनस बी बाई ए। अब देखें माइनस बी बाई ए हमेशा तो आपका बी और ए के टर्म में रहेगा ही नहीं, तो बी और ए को आप यहां से भी क्लासिफाई कर लीजिए। बी किसका, यक्स का गुणांक है और ए क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। तो मतलब जो ए वाला टर्म है ये द्विघात वाले चर का गुणांक होगा और जो बी वाला टर्म है वो एकल घात वाले चर का गुणांक होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो यहां से एक रिलेशन अल्फा प्लस बीटा का आया, मूलों के योग का आया, ठीक है। अब मूलों के गुणनफल की बात कर लो, अल्फा इंटू बीटा की बात कर लो, दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लो। अल्फा इंटू बीटा की बात जब आप करोगे तो यहां देखो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पहले में है और दूसरे में है। तो जब हम गुणा करते हैं तो ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे का नीचे गुणा करते हैं, ये तो आप जानते ही हो। भिन्न का गुणा ऐसे ही होता है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। अब ऊपर ऊपर वालों का गुणा नीचे, नीचे वालों का गुणा नीचे, 2a का गुणा 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ऊपर पहला है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और दूसरा है आपका माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। दो है। अब यहां ध्यान से देखो, पहले में प्लस का साइन है, दूसरे में माइनस का साइन है। यहां वर्गांतर लगा सकते हो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहां एडजस्ट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एडजस्ट कर दो। तो ए स्क्वायर का मतलब पहले वाले का वर्ग माइनस बी का वर्ग, माइनस बी स्क्वायर का मतलब ये वर्ग, स्क्वायर हट अंडर रूट हट जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो गया माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यहां देखो ये दोनों घट के 0 हो गए और अल्फा इंटू बीटा आपका हो जाएगा c अपॉन a। तो दूसरा रिलेशन आपका मिला अल्फा इंटू बीटा का, जो हो गया c अपॉन a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, द्विघात वाले चर का गुणांक, सेकेंड पावर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। दो रिलेशन आपको मिल गए, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा का।
ठीक। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इस रेडिकल जो रूट्स पर डिपेंड होते हैं, रूट्स पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखें, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ले सकते हो, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप लोगे तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह से पूछे जाएंगे जो मूल के अकॉर्डिंग होंगे। एक तो मूल आपको दिया जाएगा और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे पूछ लिया जाएगा, और दूसरा क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा और उससे रेडिकल आपको दिए जाएंगे, फिर उस पर निर्भर कोई क्वेश्चन बनेगा, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा। तो मान लीजिए का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² माइनस bx प्लस b इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स आपको दिए गए हैं अल्फा और बीटा, ये गिवन है आपके, और आपसे कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए या दिखाइए, सो दैट दिखाइए अंडर रूट अल्फा अपान बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपान अल्फा माइनस अंडर रूट बी अपान ए इक्वल टू 0। ये आपको दिखाना है। ये इक्वेशन दिया गया है, इसके रूट्स दिए गए हैं, ठीक। और ये इक्वेशन के जो रूट हैं उन्हीं का कुछ रिलेशन दिया गया है, और आपको यह दिखाना है कि ये रिलेशन ऐसे होगा। अब रूट है तो रूट की प्रॉपर्टी ही आपको बताएगी रिलेशन को। जब भी रूट दिया जाएगा तो रूट की दोनों प्रॉपर्टी तुरंत आप लिखिएगा और इसमें एडजस्ट कराने की कोशिश कीजिएगा। इसको सरल करेंगे तो वो प्रॉपर्टी एडजस्ट हो जाएगी। सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन और रूट हमारे हैं अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा की दो प्रॉपर्टी, सम की और मल्टीप्लिकेशन की, हम लिख देते हैं योग की और गुणन की। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा, पहले हम लोग ये लिख देंगे, ठीक है। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रूट से है ये। अब अल्फा प्लस बीटा हमारा होगा माइनस बी बाई ए। बी बाई ए का मतलब क्या, बी का मतलब यक्स का गुणांक, यहां कंफ्यूज मत होइएगा, और ए का मतलब यक्स स्क्वायर का गुणांक। यही अल्फा प्लस बीटा होता है, एकल घात वाले चर का गुणांक बटे द्वि घात वाले चर का गुणांक माइनस में। तो अल्फा प्लस बीटा जो आपका होगा, अल्फा प्लस बीटा जो आपका होगा, ये माइनस यक्स का गुणांक देखिए माइनस बी, चिन्ह के साथ उतारिएगा, और यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, तो ये हो जाएगा बी अपान ए। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा आपने निकाल लिया बी अपान ए, ठीक। अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी अपान ए। सी का मतलब क्या, अचर पद, और ए का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा, अचर पद देखो प्लस बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए। तो अल्फा इंटू बीटा आपका हो गया बी अपान ए, हो गया ना। अब हम लोग यहां इसको सरल करके रखते हैं, इसको पहले देखते हैं फिर सरल करते हैं। मिटा दें इसको।
अब हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने निकाल लिया बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा भी हम लोगों ने निकाल लिया बी बाई ए। अब हमको जो शो करना है उसको देखते हैं। जो हमको रिलेशन इन्होंने दिया था वो दिया था अंडर रूट अल्फा प्लस अपान बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपान अल्फा माइनस अंडर रूट बी अपान ए इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, है ना, इधर ट्रांसफर कर दें और ये हो गया आपका अंडर रूट अल्फा अपान बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपान अल्फा इक्वल टू अंडर रूट बी अपान ए। हो गया, ठीक। आप देखें यहां एलसीएम जो आप लेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा अंडर रूट अल्फा बीटा, और अंडर रूट बीटा से अंडर रूट बीटा कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट अल्फा का मल्टीप्लीकेशन अल्फा हो जाएगा। इसी तरह यहां बीटा हो जाएगा। ऊपर आपका मिला अल्फा प्लस बीटा और नीचे मिला आपका अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अंडर रूट बी बाई ए। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम है आपको, वैल्यू रखिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है अंडर रूट बी बाई ए इक्वल टू अंडर रूट बी बाई ए। हो गया ना। अब देखें किसी भी टर्म को उसके अंडर रूट से अगर डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट ही बचता है, तो बी बाई ए को बी बाई ए के ही अंडर रूट से अगर आप डिवाइड करोगे तो इसका अंडर रूट बढ़ जाएगा। दोनों साइड में सेम वैल्यू आ गई, बस आपका प्रूव हो गया। आपने इनको दिखा दिया कि इन्होंने जो रिलेशन दिया था वो सही दिया था। और किसका रिलेशन दिया था इन्होंने? कांस्टेंट टर्म और रूट का रिलेशन दिया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई इक्वेशन देंगे और उस इक्वेशन का रूट देंगे और कहेंगे कि एक दूसरा इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स ये हैं, उनको दिया जाएगा, उस रूट्स को, उस इक्वेशन को आपको बताना होगा। अब देखें जैसे क्वेश्चन इन्होंने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स आपको दिए गए हैं अल्फा और बीटा। ठीक, अब वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताना है जिसके रूट 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा हो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बताइए जिसके रूट 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा हो। ठीक है, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके रूट 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा हो। यह क्वेश्चन है आपका। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसके रूट दिए गए हैं अल्फा बीटा, इसके मूल दिए गए हैं अल्फा बीटा। एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछ रहा है जिसके रूट्स हैं 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा। ठीक है, अब फिर हम रिलेशन से ही काम कर सकते हैं। बात हम किससे कर सकते हैं? रिलेशन से ही काम कर सकते हैं। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको लिखते हैं सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है। अब इसके रूट भी आपको दिए गए हैं अल्फा और बीटा। तो यहां पर हम इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सम और मल्टीप्लिकेशन की, वो निकाल लेते हैं।
तो यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस बी बाई सी, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बाई सी। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा हो गया माइनस बी बाई सी, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान दिया गया, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अल्फा इंटू बीटा हो गया आपका माइनस ए बाई सी। अब जिस रूट्स से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उस रूट का सम और मल्टीप्लिकेशन चाहिए ना आपको, उस रूट का सम और मल्टीप्लिकेशन चाहिए आपको। अब देखें, अगर रूट होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिखते कैसे हो, इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आपके रूट्स हैं 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा, और आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस रूट का सम करोगे 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा इंटू एक्स, प्लस रूट का मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो ये हो जाएगा 1 अपान अल्फा इंटू 1 अपान बीटा इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बनेगा इस रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगा आपका। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तब आप बता पाएंगे जब ये निकाल लेंगे, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा निकाल लेंगे और 1 अपान अल्फा इंटू 1 अपान बीटा निकाल लेंगे। तो ये दो चीजें आपको निकालनी है, और किस रिलेशन से, इस रिलेशन से निकालनी है। ठीक है, देखते हैं निकाल के। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई सी था, अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी बाई सी था, और अल्फा इंटू बीटा आपका माइनस ए बाई सी था, यही ना। अब हम लोग 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा को सरल करें, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। इसको जब आप सिंपल करोगे तो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, यही मिल गया। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाली है माइनस बी अपान सी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपने निकाली है माइनस ए अपान सी, ये हो गया आपका बी अपान ए। ठीक है, तो पहली चीज आपने निकाल ली कि अल्फा 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा की वैल्यू आ गई बी अपान ए। दूसरी 1 अपान अल्फा इंटू 1 अपान बीटा, ये हो गया 1 अपान अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाला माइनस ए बाई सी, तो 1 अपान माइनस ए बाई सी, ये हो गया माइनस सी बाई ए। अब ये दोनों वैल्यू आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपको गिवन इक्वेशन मिल जाएगा, जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगा, सॉरी आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, हटाएं भाई इसको, ये 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, 1 अपान अल्फा इंटू 1 अपान बीटा, इन दोनों की वैल्यू हम यहां रख दें। 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा की वैल्यू 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा की जगह पे, और इसकी वैल्यू यहां पर, और लिखेंगे कैसे। ठीक है, अब लिखेंगे इक्वेशन में इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन थर्ड में मान रखने पर या वैल्यू पुट करने पर, अब यहां आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस बी अपान ए एक्स माइनस सी अपान ए इक्वल टू 0।
इसको और सरल कर लीजिए, ए आप एलसीएम ले लीजिए, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यही ना मिला। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो बनेगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, क्योंकि ए 0 के बराबर होगा नहीं तो ऊपर वाला टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिल गया वो मिल गया ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात की, उसके मूल की बात की, उसके नेचर की बात की, उससे क्वेश्चन किए। आगे वाले वीडियो में, आगे वाले लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, और सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो ढेर सारे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सारे कंफ्यूजन लगभग दूर हो जाएंगे, वहां रूट्स के इक्वेशन भी हमको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल शिक्षा सप्तक को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका जीवन शुभ हो।